नागार्जुन जी की कविता पढ़ाने वाली हूँ। नागार्जुन जी की जो कविता है प्रगतिवादी ये कविताएं हैं और ये जो कविता है ये कर्मशील लोगों को प्रणाम की गई है जो कर्म करने को निकले थे लेकिन सफल नहीं हो सके। उनकी असफलता के कई कारण भी हैं लेकिन हम उसे इम्पोर्टेंस ना देकर उनका कुछ महत्व नहीं रखते हैं। तो कवि ने उन्हीं लोगों को यहाँ पे प्रणाम किया है। अब हम ये कविता पढ़ते हैं। नागार्जुन जी की कविता है, याद रखिएगा। उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। यानी कि जो काम पूरे नहीं हो सके, जो अधूरे ही रह गए, कार्य करने को निकले तो थे लेकिन वो अधूरे ही रह गए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे असफलता को प्रणाम नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे उसे प्रणाम किया जा रहा है जिन्होंने ये सामर्थ्य रखा कि उन्होंने उस काम को शुरू तो किया, भले आधे में छोड़ दिया। आधा काम कोई दूसरा व्यक्ति पूरा कर देगा, लेकिन उन्होंने उस कार्य को शुरू तो किया। कार्य खोजने में बहुत समय लगता है और उस कार्य को खोजने के बाद उसके ऊपर चलना उससे भी बड़ी संघर्ष की बात है। तो कवि ने उसी बात को कहा है कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, जो काम शुरू होकर अधूरे में ही रुक गए, आधे में ही अटक गए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कुछ कंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरीन हुए, उनको प्रणाम। तो कवि ने इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि जो योद्धा युद्ध करने के लिए जाते हैं, भले ही वो जाते हैं लेकिन वो अपने साथ ढेर सारे शस्त्र लेके जाते हैं। तो कवि ने यहाँ पे उन योद्धाओं की बात की है कि वो कुछ कंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, यानी कि आधा रास्ते चलते के साथ ही उनका जो था लक्ष्य वो भ्रष्ट हो गया, यानी कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर नहीं जा सके। वो आधे रास्ते में ही किसी दुविधा के कारण या फिर किसी असमंजस के कारण अपना रास्ता खो बैठे। जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरीन हुए, अर्थात कुछ ऐसे भी लोग थे जो युद्ध करने के लिए गए लेकिन युद्ध की समाप्ति से पहले ही उनके तर्कस से, तुरीन का अर्थ होता है तर्कस, की जो तर्कस में से सारे के सारे तीर जो थे समाप्त हो गए। अब वो योद्धा भला क्या करे, अब वो तो तीर धनुष वाले ही हैं, भला भाला लेके कहाँ से लड़े। अब युद्ध का समय है, इधर उधर भागेंगे तो कोई दूसरा योद्धा उन्हें मार देगा। तो वही उन्हीं की बात की गई है कि वो भले योद्धा, वो भला अब कैसे युद्ध करें, और युद्ध समाप्त होने में भी कुछ समय शेष है, 1-2 दिन बाकी है मान लीजिए कि, और युद्ध की समाप्ति से पहले ही उस व्यक्ति के जो तीर धनुष थे सारे खंडित हो गए, सारे समाप्त हो गए। अब उनका तो कुछ नहीं हो सकता। अब वो अपनी विजय को पराजय में ही बदलता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे कवि ने उन लोगों को ही प्रणाम किया है कि जो लोग सफलता तो हासिल नहीं कर सके लेकिन सफलता में उनका पूरा योगदान था, वो उन्होंने सहायता की। उन लोगों को कवि जो है प्रणाम कर रहे हैं। फिर अगला पैराग्राफ है, जो छोटी सी नया लेकर, नया का अर्थ होता है नाव, उतरे करने को उधती पार। उधती का अर्थ होता है समुद्र, उधती यानी कि छोटी सी नाव लेकर इतने बड़े समुद्र को पार करने के लिए उतरे थे कुछ लोग। मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। तो आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, मेरे को जहाँ तक लगता है कि एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र पार करने को निकले। भला कोई छोटी सी नाव लेकर समुद्र कैसे पार कर सकता है। तो कवि ने यहाँ पे वही बात कही है कि उन्होंने अपने छोटे से सामर्थ्य के साथ इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाया। तो कवि उन्हीं लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। उन लोगों ने मन में ठानी तो बहुत बड़े लक्ष्य की थी लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाए। तो कवि ने यहाँ पे वही कहा, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। यानी कि वो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं जो लक्ष्य प्राप्त करने निकले थे लेकिन वो निराकार यानी कि उसी में समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उन लोगों को तो हम सब जानते हैं नहीं, कवि ने उन्हीं लोगों को लक्ष्य करते हुए ये कविता लिखी है। चलिए अगला पैराग्राफ, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह नव उत्साह भरे। यानी कि जो लोग ऊंचे शिखर यानी कि पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं, उन लोगों की बात की गई है कि वो ऊंचे शिखर पर जाते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं
और लोग जो उनके साथ होते हैं उन सबको नया उत्साह भरते रहते हैं कि हमें ऊपर चलना है, हमें अपने देश का नाम ऊंचा करना है, रोशन करना है और भारत माता की जय, ऐसे कई सारे नारे गा गा के वो अपने अंदर उत्साह भरते हैं। तो कवि ने यहाँ पे उन लोगों को भी प्रणाम किया है जो इतने ऊंचे शिखर पर जाते हैं, उस हिमालय की चोटी को हासिल करने, इतनी ऊंची बुलंदी को हासिल करने जाते हैं। तो वो जो है आधे रास्ते में यदि रह जाते हैं तो उन्हें भला कौन जानता है। भले ही हिमालय की चोटी पर सिर्फ एक व्यक्ति पहुंचता है और हम सिर्फ उसी को जानते हैं, बाकी लोगों को तो नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेले जाता है, वो अपने साथ कई सारे लोगों के साथ जाता है। अकेले जाएगा तो भला वो रहेगा कैसे। रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, उन सबको हासिल करना। कवि ने यहाँ पे उनकी भी बात की है। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। यानी कि जो इतनी ऊंचाई तक गए और वो आधे रास्ते में ही रह गए, तो उन्होंने हिम समाधि यानी कि हिम में ही, वो हिम यानी कि बर्फ में ही दबकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और कुछ असफल ही नीचे उतरे और कुछ लोगों को सफलता हासिल नहीं हुई। वे गए तो थे सफलता हासिल करने अपने सामर्थ्य के साथ, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए। तो कभी उन लोगों को भी प्रणाम कर रहे हैं। फिर अगला पैराग्राफ है, एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। ये जो पैराग्राफ है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आपको समझना है। एकाकी यानी कि जो अकेले हैं, अकिंचन यानी कि जिनका लक्ष्य जो था निश्चित नहीं था। यहाँ पे एक उदाहरण आता है कि जिसने भारत की खोज की थी, मेरे को नाम याद नहीं है, शायद से कार्ल मार्क्स था उसका नाम। तो वो जब निकला था भारत की खोज करने, तो वो समुद्र के रास्ते ही निकला था, भू की परिक्रमा करने, यानी कि भूमि की परिक्रमा करने, नए नए देशों को खोजने, यानी कि नए नए द्वीपों को खोजने जिन्हें वो अपना उपनिवेश बना ले। लेकिन वो जब ब्रिटेन से निकला, यानी कि ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, यूरोप के साइड से निकला, तो भारत नहीं पहुंचा। वो भारत न पहुंच के वेस्ट इंडीज पहुंच गया और वहां पे भी उसे भारत के जैसे लोग दिखे, तो वहां पे वो जो था असमंजस में पड़ गया। तो यहाँ पे उसी के जैसा कुछ उदाहरण है कि वो एकाकी था और अकिंचन, यानी कि उसका जो लक्ष्य था निश्चित नहीं था। वो नैया लेकर निकल तो गया पार करने को रास्ता, भू की परिक्रमा करने को निकला, लेकिन वो रास्ते में ही पंगु यानी कि बिना पैरों वाला, यानी कि वो कहाँ जाए, वो रास्ता पार नहीं कर पाया। वो भारत पहुंचना चाहता था, लेकिन भारत ना पहुंचकर वो वेस्ट इंडीज पहुंच गया। हम यहाँ पे इसका सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जो था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। प्रतिपद जिनके इतने अदृष्ट के दाव चले, और वो चाहता कुछ और था, लेकिन वो किसी दूसरे ही रास्ते चल गया और कार्ल मार्क्स की जगह दूसरा व्यक्ति भारत पहुंच गया था। तो यहाँ पे उसका भी एग्जाम्पल है कि जिनके इतने अदृष्ट के दाव चले कि उसके ऊपर दूसरा आरोप लगा के कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह पहुंच गया। यानी कि जब कार्ल मार्क्स के साथ दूसरा व्यक्ति निकला था, वो इंडिया पहुंच गया और उसने कार्ल मार्क्स के ऊपर आरोप लगा दिया था कि ये तो भारत पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ पे वही बात की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो कवि ने उन लोगों को ही प्रणाम किया। इसका अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो सिंपल मीनिंग इसका ये है कि जो लोग अकेले थे और कुछ उनका लक्ष्य नहीं था, वो नैया लेकर निकल पड़े और जाना कहीं चाहते थे। वो इस संसार से, अपनी फैमिली से ऐसे दूर भागना चाहते हो, इसलिए भू परिक्रमा करने को निकल गए, लेकिन वो रास्ते में ही भटक गए और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। तो कवि ने उनको भी प्रणाम किया है। अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। तो कवि ने किनको यहाँ पे प्रणाम किया है? जो स्वतंत्रता में योद्धा शहीद हुए थे, जैसे कि भगत सिंह जो थे, उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो जो थे सफलता हासिल नहीं कर पाए और वो समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो यहाँ पे कवि ने उनकी भी बात कही है। कृत यानी कि जिन्हें यश, सम्मान और आदर नहीं मिल पाया, नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, यानी कि भगत सिंह जैसे योद्धा जो फांसी पर झूल गए,
कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई वो। यानी कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आज के टाइम पे। लोग सिर्फ गांधी को जानते हैं, नेहरू को जानते हैं और कांग्रेस को जानते हैं। तो यहाँ पे वही है कि लोग जो है उस योद्धा को भूल गए जिसने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। तो कवि यहाँ उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। अगला पैराग्राफ है, थी उम्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, यह जन्म काल में सिंह लगन पर कुछ समय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। तो कवि ने यहाँ पे किनको प्रणाम किया गया है? जो लोग चाहते थे लेकिन बहुत कुछ करना है, लेकिन उनका जो था बुरे समय में देहांत हो गया, उनको यहाँ पे कवि ने प्रणाम किया। अब हम इसकी लाइन जैसे समझ लेते हैं। थी उम्र साधना, यानी कि उन्होंने सोचा था कि हम अपनी पूरी उम्र जो है साधना करेंगे, यानी कि देश की रक्षा करेंगे, अपने देश के लिए अपना आत्मसमर्पण कर देंगे। तो यहाँ पे वही है उम्र साधना, यानी कि पूरी उम्र, यानी कि 50, 100 प्लस की एज तक हम अपने देश की रक्षा करेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, यानी कि जीवन रूपी नाटक का दुखद अंत हुआ। दुखद यानी कि दुख से भरा हुआ अंत हुआ। यहाँ पे एक लाइन ये है कि थी उम्र साधना, यानी कि जिन्होंने अपनी पूरी उम्र साधना करने की सोची थी, लेकिन उनके जीवन रूपी नाटक का एक दुखद अंत हुआ। या जन्म लगन में सिंह लगन, या फिर ऐसा माना जाए कि जिनका जो जन्म हुआ था उनका सिंह लगन, यानी कि शेर की राशि जो होती है उसमें हुआ था। लेकिन शेर की राशि होना मतलब समझते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, जो सबसे लड़ जाए ऐसा योद्धा। तो सिंह लगन में भले उसका जन्म हुआ हो, लेकिन कुसमय यानी कि बहुत ही बुरे समय में उसका देहांत हो गया। उनको भी प्रणाम कर रहे हैं कवि यहाँ पे। अगला पैराग्राफ है, दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। तो यहाँ पे सिंपल सा लाइन है कि दृढ़ व्रत, यानी कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कड़ा संकल्प किया हुआ था, व्रत किया था। दुर्दम साहस, यानी कि ऐसा साहस जो कहीं दूसरी जगह देखने को मिलता ही नहीं है। ऐसा साहस व्यक्ति के अंदर जो उनके अंदर था, वो क्या थे? उदाहरण थे मूर्ति के जैसे, यानी कि उन्हें मूर्ति के रूप में पूजना चाहिए था। उनका ऐसा व्रत था, ऐसा साहस था, लेकिन वो निरवधि, यानी कि ऐसी अवधि जिसका कोई समय ही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बुरा समय। निरवधि बंदी जीवन ने उनकी धुन का कर दिया अंत। धुन यानी कि जीवन यहाँ पे लिया गया, ठीक है। निरवधि बंदी जीवन ने उनकी धुन का कर दिया अंत, यानी कि उनका जो लक्ष्य था इस कुसमय यानी कि बुरे वक्त ने उनकी धुन का, यानी कि उनके लक्ष्य का, उनका जो मनोरथ था, उनका सामर्थ्य था, उसे अंत कर दिया, यानी कि उसे सफलता नहीं हासिल करनी थी। तो कवि ने यहाँ पे उनको भी प्रणाम किया है। चलिए अब अगला पैराग्राफ, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर। तो यहाँ पे कवि ने, ये सबसे लास्ट पैराग्राफ है, आप समझ लीजिए, फिर मेरी ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी मैं। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, यानी कि जिन्होंने सेवाएं की, जैसे कि हमारे अभी के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जो हमारे देश के ये कूड़ा उठाने वाले, नाली साफ करने वाले, सैनिटाइजर करने वाले, ये सब लोग हैं, ये हमारी सेवा ही कर रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं। जो सब्जी बेच रहे हैं, वो इतनी दूर से सब्जी लेके आते हैं, यहाँ तक ला के बेचते हैं, हर एक घर तक बेच रहे हैं। जो दुकानों पे बैठे हुए आज के समय में, वो सेवा ही कर रहे हैं हमारी। उनकी जो सेवाएं हैं ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय है। पर विज्ञापन से रहे दूर, तो ये क्या है? विज्ञापन से, यानी कि प्रचार प्रसार से उनका जो सम्मान मिलना चाहिए था, उस सम्मान से वो दूर रहे। विज्ञापन जो होता है सम्मान का ही एक उदाहरण है, कि विज्ञापन में अगर हम डाल दें कि कोई सा एडवर्टाइजमेंट है, तो लोग उसे देखते, उसके बारे में जानते पहचानते, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट होती है, लोग उससे परिचित होते हैं। तो यहाँ पे वही है कि वो जो लोग थे वो विज्ञापन से दूर रहे। प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर। प्रतिकूल यानी कि जो हमारे वक्त के अकॉर्डिंग ना हो, यानी कि हमारे समय के विपरीत, हमारी इच्छा के विपरीत हो, वो होती प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो प्रतिकूल यानी कि विषम परिस्थितियों ने जिनके मनोरथ को चूर चूर कर दिया। उन्होंने इतनी सेवाएं की, लोगों का कल्याण किया, लेकिन उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिला।
अब जब नाली साफ़ करता है, गटर साफ़ करता है, उसे भला कौन रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेगा? कोई नहीं देखेगा। लेकिन वो सेवा कर रहा है, अगर वही नहीं रहेगा तो फिर हमारे जो मोहल्ले होंगे उसमें नाली का पानी बहने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा गंदा गंदा महकेगा, तो लोग जो है उसी को ज़्यादा बुलाएंगे कि कहाँ है वो, उसे बुला के लाओ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गंद फैली हुई है, उसे साफ़ सफाई करो। तो उसकी जो सेवाएं है वो अतुलनीय है, लेकिन वो विज्ञापन से दूर रहे। परिस्थितियों ने जिनके मनोरथ चूर कर दिए, कभी उन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट पैराग्राफ था। आशा करते हैं आपको ये कविता समझ में आई हो। ओके, थैंक यू। आपके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपकी जो भी क्वेरीज आप मेरे से पूछिए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।